नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पढ़ाई तो एलएलबी की और पेशे से वो किसान, लेकिन मौजूदा में अगर हम बात करें तो वो एक विधायक के पद पर है। हम बात कर रहे हैं बैरसिया विधायक विष्णु खत्री जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद, नमस्कार। जिस तरीके से हमने जाना है कि आपने पढ़ाई तो एलएलबी की है, पेशे से आप किसान, फिर अचानक विधायकी में वकालत कैसे? देखिए वकालत जो है ये जनता की भी हो सकती है, ये पेशे से भी वकालत की जा सकती है। मैं छात्र जीवन के समय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन संस्थाओं से जुड़ा रहा और उसके कारण धीरे धीरे समाज जीवन के अंदर जो है पहली बार 1999 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का वार्ड नंबर 11 से टिकट दिया और उसके बाद में फिर वार्ड नंबर 9 से, ऐसे 2 बार नगर निगम भोपाल में मैं पार्षद रहा और साथ में 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी तो मुझे भोपाल विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष भी बनाया और उसके बाद फिर 2013 के बाद से मैं तीसरी बार लगातार बैरसिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो 3 बार आप विधायक बन चुके हैं, जनता की काफ़ी उम्मीदें आपसे होती हैं। आप कैसे खरे उतरते हैं उन उम्मीदों पर? जो जनता की जहाँ तक उम्मीदों की बात है तो सबसे पहला काम तो हमारा ये रहता है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको चिन्हित करना, उनको कहीं न कहीं जो है उनको चिन्हित करते हुए एक कार्य योजना उसकी बनाना, जिसे हम विज़न डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। और वो हमने जब मैं पहली बार विधायक बना बैरसिया में, तो मुझे ध्यान में आया कि हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हाई स्कूल हैं जो वास्तव में हाई सेकेंडरी होने चाहिए, जो मिडिल स्कूल हैं वो हाई स्कूल होने चाहिए। कुछ ऐसे राजस्व ग्राम थे जहाँ सड़कें नहीं थी या कुछ पुल नहीं थे, विद्युत सब स्टेशनों का अभाव था। तो ऐसे कुल मिलाकर हमने उन समस्याओं को चिन्हित किया और चिन्हित करने के साथ में फिर उन पर काम करने के लिए क्या-क्या जो आवश्यक है, चाहे वे अ, विधानसभा क्वेश्चनों के माध्यम से हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन समस्याओं को ध्यान में दिलाकर उन पे काम कराने का विषय हो। तो ऐसे कुल मिलाकर सारे प्रयत्न करते हुए उन समस्याओं को हमने दूर करने का प्रयत्न किया। बिल्कुल, विधायक जी, आपने समस्या का तो ज़िक्र किया ही है, साथ ही अगर हम बात करें छात्र जीवन की राजनीति की और अब के जीवन की राजनीति की, क्या अंतर रहा अब तक के सफ़र में आपके? देखिए छात्र जीवन में एक अलग प्रकार का विषय रहता है, वो समस्याएं जो है वो उसमें छात्रों से संबंधित ज़्यादा रहती हैं, शिक्षा से संबंधित विषय ज़्यादा रहे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र ये बहुत व्यापक है और विशेष रूप से ग्रामीण एरिया में काम करना, क्योंकि भारत के अंदर बड़ा दुर्भाग्य रहा इस देश का कि आज़ादी के बाद में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत कहीं बसता है तो गांव में बसता है। ग्राम स्वराज की उन्होंने कल्पना की, लेकिन गांव को लेकर उसको केंद्र में बनाकर उस पर वास्तव में जो काम होना चाहिए था उतना आज़ादी के बाद हुआ नहीं। पहली बार मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देकर, किसान क्रेडिट कार्ड देकर, किसानों और गांव को केंद्र में बनाकर योजनाएं बनाई और अब वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो जो है उज्ज्वला के कनेक्शन हो या किसानों के लिए जो है किसान सम्मान निधि हो या संबल ये किसानों के साथ इसमें जो है विशेष रूप से एक और योजना जो गाँव में बरसों बरस से जो गाँव बसे हुए हैं, उन गाँव को उनका स्वामित्व नहीं था, रह रहे हैं बरसों से, पट्टे नहीं थे। वो उसमें स्वामित्व जैसी योजना देकर गाँव की बसाहट को पट्टे देने का काम और साथ में स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से गाँव को स्वच्छ रखना,
जी। ये एक बहुत बड़ा काम भारत के अंदर अभी हुआ है। जिस तरीके से आपने कहा कि ग्रामीण इलाकों को आपने कहीं न कहीं डेवलप किया है। कहा जाता है कि जनसंपर्क में जो ज़्यादातर मुद्दे हैं, वो बैरसिया क्षेत्र की जनता लेकर पहुँचती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है? मैंने जैसा बताया कि सबसे ज़्यादा गाँव में समस्याएँ हैं। हुँ, पानी ज़्यादा गिर जाए तो समस्या, हुँ, कम गिरे तो समस्या, हुँ, फसल कम आए तो किसान मुआवजा चाहता है, ज़्यादा आ गई तो उपार्जन के अंदर दिक्कत ना हो। अनेक ऐसे विषय, खाद, बीज और बँटवारे, सीमांकन, ये सारी समस्याएँ शहरी क्षेत्र में नहीं होती हैं, ये गाँव में ही होती हैं वास्तव में। और धीरे-धीरे इन समस्याओं का निर्मूलन भी हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी छुट-पुट समस्याएँ रहती हैं और इसलिए ये समस्याएँ सामने आती हैं। हाँ, लेकिन बैरसिया क्षेत्र जो कि शहर से काफ़ी दूर है, तो क्या दूर होने के कारण ही है जो जनता के तक मूलभूत सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अमूमन पूरे देश की स्थिति है गाँव की। हुँ, लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि पिछले 15-20 सालों में गांव गरीब के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। हुँ, हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरीके से विकसित हो गए, लेकिन हम बड़ी तेजी से विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज अब देखिए बेरसिया का कोई भी राजस्व ग्राम ऐसा नहीं बचा है जिसमें सड़क नहीं है, हुँ, कोई मंजरा टोला ऐसा नहीं बचा है जिसमें बिजली 24 घंटे नहीं पहुंची है। हर जगह जो है कुछ ना कुछ किसी न किसी माध्यम से विकास पहुंचा है और बड़ी तेजी से हमारा क्षेत्र जो है विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ रहा है। विधायक जी 15 साल का समय काफ़ी लंबा होता है, 3 बार जनता ने आपको मैदान में उतारा, अपना विधायक चुना है। जो हम बात कर रहे हैं कार्यकाल की, कार्यकाल के दौरान क्या कुछ विकास जो बैरसिया में होने चाहिए थे और आपने करवाए हैं? मुख्य समस्या तो भोपाल बेरसिया मार्ग ही थी एक समय में। पूरे मीडिया जगत उससे परिचित था कि भोपाल बेरसिया सरोज मार्ग ये हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती हो गया था, बहुत खराब था ये मार्ग। लेकिन इसको हमने एक अच्छा शानदार सड़क आज देखिए आप भोपाल बेरसिया मार्ग है। जैसा मैंने कहा कि कई हमारे राजस्व ग्राम ऐसे थे जिनमें जो है सड़क नहीं थी, हमने वहाँ है। कई मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कें बनी हैं। मंजरे टोले तक सौभाग्य योजना से बिजली पहुंची है। मेरे से पहले बेरसिया में मात्र 9 हाई स्कूल थे। मैं अपने कार्यकाल में 16 और हाई स्कूल लेकर आया हूँ। हमारे कॉलेज के अंदर नवीन भवन बना है। बेरसिया में एडीजे कोर्ट आई है। बेरसिया का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल हॉस्पिटल हुआ है। कई उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। अनेक ऐसे काम हैं जो बेरसिया के अंदर हुए हैं और अभी और बहुत सारे कुछ काम ऐसे हैं जो हमारी प्लानिंग में हैं और इस पंचवर्षीय में हम उन्हें पूरा करने वाले हैं। बिल्कुल सरकार का नारा है किस बढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं शिक्षा से जोड़ने के लिए या आने-जाने में जो सुविधाएँ मुहैया करवानी चाहिए छात्रों को, क्या व्यवस्था आपकी तरफ से? एक बड़ा काम जो बेरसिया में हुआ है 35 करोड़ रुपए की राशि से सीएम राइज स्कूल बन रहा है। जी। वे सीएम राइज स्कूल के में विशेषता ये रहने वाली है कि आसपास के जो है ग्रामीण क्षेत्र से बसों के माध्यम से बच्चे स्कूल आएंगे और बड़ा भव्य स्कूल वहाँ पर बन के तैयार हो रहा है। हम 1 आध 2 माह में उसका लोकार्पण करने वाले हैं। कार्यशालाएँ तो अभी लगी रही हैं। तो ऐसे मैंने बताया कि कई ऐसे काम हैं शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात कर लेते हैं जैसे आपने बताया कि एलएलबी एक बैकग्राउंड आपका रहा है स्टडीज़ में, फिर आप अचानक राजनीति में आ गए। अगर हम बात करें एलएलबी और राजनीति में, तो क्या एलएलबी बेहतर हो सकती थी राजनीति से? देखिए उसमें एक सीमित दायरा रहता है। आप वो एक प्रोफ़ेशन है। उसके अंदर जो भी आपके पास लोग आते हैं, अपनी समस्या लेकर आते हैं या अपनी जो आपसे उस के माध्यम से जो मदद चाहते हैं विधि से संबंधित, तो वो एक सीमित वर्ग को आप लाभ पहुँचा सकते हैं या वो कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति ये एक बड़ा व्यापक कार्यक्षेत्र है और इसके अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं का जो है आप लोगों के लिए मदद कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक सेवा का ये एक माध्यम है और विस्तृत माध्यम है। बिल्कुल
वैसे ही आपने सेवाओं की बात कर ली है, तो जो खेती किसानी करने वाले किसान हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है गर्मी में पानी की लेकर, क्योंकि जन सुनवाई में ज़्यादातर पानी की समस्या लेकर जनता पहुँच रहे हैं। उसके लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं? देखिए, पेयजल को लेकर अब हम देख रहे हैं धीरे-धीरे शहर हो या ग्रामीण एरिया हो, यहाँ पर जो है वाटर लेवल लगातार नीचे गिर रहा है। और उसका कारण है कि हमने प्रकृति के साथ में जो है उसका हमने दोहन के साथ-साथ में कहीं न कहीं हमने उसका शोषण भी किया है। और उसके कारण ग्रामीण एरिया भी उससे अछूता नहीं है। अब पहले 2 फसलों के साथ-साथ में अब हमारा किसान तीसरी फसल भी लेने का प्रयत्न कर रहा है गर्मियों के समय में। फिर दूसरा जो हमारे जो जल के स्रोत थे, विशेष रूप से हमारी नदियाँ, हमारे जो है ये कुएँ, बावड़ियाँ, इनको हमने का संरक्षण और संवर्धन में कहीं न कहीं हमने जो जितना ध्यान देना चाहिए हम नहीं दे पाए और उसके कारण ये समस्या खड़ी हो रही है। हमारी जो नदियाँ जो सारा साल बहती थी, अब वो केवल बरसाती नदियाँ रह गई हैं। कई तो हमारे जो तालाब हैं या ये अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं, उनका कैचमेंट एरिया जो वास्तव में सुरक्षित रहना चाहिए उतना वो नहीं हो पा रहा। तो इन सब पे बहुत काम करने की ज़रूरत है और अभी मेरे को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जल गंगा संवर्धन अभियान में लगातार इस दिशा में बड़ा काम हो रहा है और इस ओर सरकार का पूरा फोकस है और ये जो प्रयत्न हैं क्योंकि ये एक दिन में परिणाम नहीं लेकर आते। ये प्रयत्न कहीं न कहीं दूरगामी इनका परिणाम होते हैं और आज चाहे अभी हमने गत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अमृत सरोवर भी बनाए थे। उनके माध्यम से एक जल संरक्षण का काम हुआ है। अभी हम और भी इसी प्रकार के इन जल के स्रोतों पर हम काम कर रहे हैं और जिसके परिणाम आने वाले समय में बड़े सुखद आने वाले हैं। बिल्कुल। और कहीं न कहीं से एक गाँव है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बताया जा रहा है परवा खेड़ा उस गाँव का नाम है, जहाँ की जनता काफ़ी समय से मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रही है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जहाँ तक परेवा खेड़ा की बात है तो परेवा खेड़ा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग ये बहुत बड़ी समस्या वहाँ की है क्योंकि जो लोग इधर-उधर से आकर बस रहे हैं और उसके कारण जो है वो चूँकि वहाँ कोई पुराना गाँव नहीं है वो, उसमें बहुत सारी पुराना गाँव तो वहाँ पर एक पतलून करके एक छोटा-सा वो था, लेकिन वहाँ भोपाल के आस-पास के अनाधिकृत रूप से लोग आकर वहाँ पर रह रहे हैं। फिर वो जब रहने लगते हैं तो फिर सुविधाओं की माँग करते हैं। फिर उनको बिजली चाहिए, उनको सड़क उनको जो है अधोसंरचना वो चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ पर जो है और इसके लिए मैंने विधानसभा में शीतकालीन सत्र में क्वेश्चन भी लगाया था और वो चर्चा में आया था और मैंने उसमें विधानसभा में उठाया था इस विषय को कि परेवा खेड़ा में अवैध रूप से लोग लगातार बस रहे हैं, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। वहाँ पर मात्र आपकी जानकारी के लिए बताऊँ 111 पट्टे बटे हैं और उसमें वहाँ पर अभी वर्तमान में लगभग 1000 परिवार निवासरत हैं। ये खुद उन्होंने विधानसभा में जो है मेरे उत्तर में राजस्व विभाग ने कहा है। तो ये अनावश्यक अनाधिकृत रूप से जब लोग आकर बसते हैं तो क्राइम भी बढ़ता है उस क्षेत्र में, वहाँ का जो है जनसांख्यिकीय संतुलन भी बिगड़ता है और साथ में वो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी दबाव बनाते हैं। अब उनके लिए बिजली चाहिए, उनको पेयजल की सुविधा चाहिए, तो ये जो है ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन आपने जिस तरीके से पट्टे का ज़िक्र किया और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान उन्होंने यही कहा था कि जहाँ जनता है और उनको वहीं पट्टे दिए जाएंगे, जहाँ रहना है आपको वहीं पट्टे मुहैया करवाएगी सरकार। लेकिन आपने जैसा कहा कि 1000 परिवार वहाँ रह रहे हैं लेकिन पट्टे सिर्फ मात्र 100-150, ऐसा क्यों? उसका कारण है कि ये जो पट्टे जब बटे थे, पिछली सरकार ने पट्टे जब बांटे थे उसके बाद में ये लोग आकर बस गए और वो लगातार और ये एक माफिया इसमें काम करता है कि 2-4 बांस बल्ली खड़ी कर दी, कुछ टट्टे फट्टे बांध दिए, टी शेड डाल दिया और उसके बाद में धीरे से उसको बेच दिया।
फिर दूसरा अगला बनाया, उसको भेज दिया। तो ये इस प्रकार से एक माफिया वहाँ पर काम कर रहा है। और मैंने कलेक्टर भोपाल को भी इसके लिए अवगत कराया है, और विधानसभा में मैंने जैसा बताया, मैंने इस विषय को उठाया है। और हमारी कोशिश है कि वहाँ पर जो शासकीय भूमि है वो संरक्षित हो। अभी मैं विद्युत मंडल के लिए वहाँ सब स्टेशन बनना है, तो सरकार हमें उसके भोपाल से कलेक्टर को मैं मिला और मैंने कहा कि आप हमें तो ज़मीन नहीं दे रहे हैं वहाँ, और वहाँ पर जो है अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं। फिर वो टीएनसीपी और इधर उधर से वो विषय बनकर अब जाकर जो है उस पर आवंटन की कार्यवाही आगे बढ़ी है। तो कुल मिलाकर वो शासकीय भूमि पर अनाधिकृत लोग बस रहे हैं और फिर वो सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। बाकी वहाँ कोई ऐसी समस्या है नहीं है दूसरी। तो जो लोग हैं वहाँ बस रहे हैं, उनको आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये तो जनता तो आती रहेगी। देखिए, ये काम प्रशासन का है। मैंने जैसा कहा कि मैंने प्रशासन को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है, वो बार बार कराया है, और वो वहाँ पर वो रुकना चाहिए। ये मैं भी यही चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं एक समस्या और भी है कि आपके क्षेत्र से ज़्यादातर हिंदू पलायन करके शहरों में जा रहे हैं। नहीं, हमारे क्षेत्र में पलायन को लेकर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बिरसिया विधानसभा में किन्हीं स्थानों पर ऐसा ये पलायन, ये तो केवल जो सरकारी भूमियां हैं उन पर बाहर से लोग आकर बस रहे हैं, ये समस्या सर्वाधिक है। बाकी पलायन को लेकर कोई समस्या नहीं है। नहीं, पलायन की एक्चुअली क्या हमारे पास पूरी रिपोर्ट ही आई थी कि करीब 200 परिवार यहाँ से पलायन अब तक शहर में कर चुका है। देखिए, शहर में जाने के पीछे कई कारण बनते हैं। एक तो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इन कारणों से भी लोग ग्रामीण एरिया से जाकर शहरों की में जाकर बसते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से करौद और उसके आसपास ज़्यादा हमारे ग्रामीण एरिया के लोग आकर रहते हैं, और उसका कारण रोजगार और शिक्षा, ये बड़ा कारण बनती है उसका। उसी समस्या के समाधान के लिए, जैसे रोजगार और शिक्षा का आपने जिक्र किया, तो क्या प्रयास है आपकी ओर से? देखिए, ये शिक्षा में होता है हायर एजुकेशन। किसी को पीएमटी की कोचिंग करनी है, पीईटी की कोचिंग करनी है, पीजी कर रहा है कोई किसी विषय पर, या रोजगार कहीं कोई फैक्ट्री। अब मेरे विधानसभा में अचारपुरा बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आ गया है। 2500 के लगभग बहनें अभी वहाँ पर जो है वो काम कर रही हैं हमारे। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि अब चूंकि रोज बिरसिया से आना जाना है, तो उसकी जगह क्यों ना उनने कहा कि हम लामा खेड़ा में आकर कोई मकान ले लें, या ईंट खेड़ी में आकर ले लें। इस प्रकार से कारण बनते हैं। चलिए, अब आपकी ही बात कर लेते। जिस तरीके से आपने बताया था कि छात्र जीवन में भी कहीं ना कहीं आपने राजनीति को अपनाया, उसके बाद जाकर आप धीरे धीरे कर कर विधायक पद पर हैं। छात्र जीवन में छात्र चुनाव होते थे, काफ़ी समय हो गया है बीजेपी सरकार जब से आई है, करीब 7 साल, 2017 के बाद से अभी तक छात्र चुनाव नहीं हो रहे। आखिर क्या कारण है? अब ये इस दिशा में लगातार छात्र संगठन और सरकार के बीच में बात हुई है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं बीच में हम सब देख रहे थे कि लड़ाई झगड़े और ये इस प्रकार के विषय ज़्यादा बनने लगे थे। लेकिन सरकार और छात्र संगठन ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, और लगातार उस दिशा में भी कुछ ना कुछ समाधान निकला है और निकलेगा। लेकिन आपको लगता नहीं है 2017 से अब तक का जो समय है वो काफ़ी लंबा है, 7 साल का, और अभी तक किसी भी छात्र को मौका नहीं मिला है? क्या मतलब सरकार ये चाहती है कि छात्र ना आए? नहीं, सरकार की मंशा तो साफ सुथरी है। देखिए कि जो है सबको प्रतिनिधित्व का अवसर मिले, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसके बीच में जो, जैसा मैंने कहा कि कई बार छात्र संघ चुनाव के अंदर अनेक प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं हम सब ने देखी हैं, और उसके बीच में कोई अच्छा एक मार्ग बने जो छात्रों को का प्रतिनिधित्व भी हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर और ये सारे विषय भी बने रहें, तो उसके लिए बातचीत लगातार चलती है और समाधान निकलते हैं। मतलब उम्मीद हम कर सकते हैं कि निश्चित रूप से जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं। और चलिए, अब आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। काफ़ी लंबा समय राजनीति में आपने निकाल दिया है, आगे क्या सोच रखा है? देखिए, ये तो कुछ चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं, और जो है लगातार
पार्टी विश्वास जता रही है, जनता विश्वास जता रही है और जितना बन पाए आगे भी सेवा करने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ बैरसिया विधायक विष्णु खत्री। इन्होंने अपनी नाम की तरह ही बेबाक सवालों के बेबाक जवाब दिए हैं। और भी नए चेहरों के साथ आपसे मुलाकात की जाएगी। बने रहिए नेशन मिरर के साथ। नमस्कार।